अब थंबनेल पर देख करके आप सोच रहे होंगे कि भाई हेक्टर का क्या ही वीडियो दोबारा देखे, लेकिन जो टैगलाइन आपने पढ़ी है ना, बहुत सोच करके दिमाग में आया कि इसकी टैगलाइन ये होनी चाहिए, क्या, एमजी का बुढ़ापा। अब गाड़ी जो मेरे साथ खड़ी है ये है एमजी हेक्टर, ये तो आपने जान ही लिया, ठीक है। ये है इसका टॉप वेरिएंट। इस गाड़ी को मैं पिछले 7-8 दिन से चला रहा हूँ अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर एक कंडीशन में इसको चला लिया है। हालांकि गाड़ी पहले भी मेरे पास आ चुकी है, हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस आपको हेक्टर के मिल जाएंगे, चाहे हम ओनरशिप रिव्यू की बात करें या फिर हमें ब्रांड से जो ये मीडिया कार आती है, डीजल की बात करें, सीवीटी की बात करें, पेट्रोल मैनुअल की बात करें, डीजल मैनुअल की बात करें, पेट्रोल सीवीटी की बात करें, तो मल्टीपल टाइम्स हम इसका रिव्यू दे चुके हैं। लेकिन हम उसमें बात करते हैं जनरली फीचर्स के बारे में कि भाई इस गाड़ी में इतने एलॉय व्हील्स आते हैं, ये हेडलैम्प्स आते हैं, ये फीचर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। और उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें जाननी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पुराने वीडियोज़ का, वो जाकर आप देख सकते हैं, चाहे आपको डीजल की गाड़ी के बारे में जानना है, पेट्रोल के बारे में जानना है। लेकिन आज हम फिर बात करने क्या वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अपनी टैगलाइन के बारे में, और वो टैगलाइन है एमजी का बुढ़ापा। अब जैसे हर किसी गाड़ी का वो एक बुढ़ापा तो आता ही है भाई, ये बुढ़ापा तो आना ही है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गाड़ी हो। ये भी गाड़ी जो है, ये गाड़ी 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कि यार 55,000 क्या ही होता है। अब ये है एक मीडिया कार, और एक मीडिया कार अगर 55,000 चली है ना, तो मार्क माय वर्ड्स की वो 1,00,000 किलोमीटर चली हुई है। क्यों भाई, मैं जानता हूँ कि जब हम लोग इस कार को चलाते हैं तो हम एकदम से पंजा भी दबाते हैं, एकदम से सडन ब्रेक भी लगाते हैं, गाड़ी को निचोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई पता तो करे कि गाड़ी में वो दम है कि नहीं है। और वो कहीं भी गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई रैश चलाता है तो 1,00,000 किलोमीटर चली, मतलब 55,000 चली गाड़ी। पॉजिटिव बहुत सारे हैं इस कार में, उसके साथ साथ नेगेटिव भी बहुत सारे। तो अगर आप एक एसयूवी, एक प्रॉपर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, बजट आपका जो है वो 20 लाख से 25 लाख के बीच में है, रोड प्रेजेंस आपको जबरदस्त चाहिए, फीचर्स आपको एकदम टॉप नॉच चाहिए, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और आप चाहते हैं कि जब आप उस कार को लेकर निकलें तो एक भौकाल भी मचाए वो गाड़ी, तो भैया एमजी हेक्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कई लोगों के लिए ये नहीं भी है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। बहुत ही प्रैक्टिकल ये रिव्यू रहने वाला है, क्योंकि आपने बहुत से वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें बात की जाती है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, हमने भी किया है। लेकिन आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। सूर्य देवता सीधा मुंह पे चमक रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वेदर कुछ इस तरीके का है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, ड्राइव करते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, इसकी एक एक करके इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रॉज कॉन्स सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिकल रिव्यूज आपको देखने पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए, और हमारे साथ इस जर्नी पे चलिए। आइए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया लगती है वो है इसका इंटीरियर। अब इंटीरियर क्वालिटी देखो, चारों तरफ एक बार नज़र घुमाओ और ये देखो कि क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसा प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक कैसा है, सॉफ्ट प्लास्टिक कैसा है। और दूसरी चीज़, अब इसमें जो है रेटलिंग साउंड्स है कि नहीं, क्योंकि फोकस करके एक बार किलोमीटर दिखाए जाएं कि कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, तो 53,513 किलोमीटर। बात कर रहे थे प्लास्टिक की और इंटीरियर। इंटीरियर देखो आप, अभी भी जो ये गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपका डैशबोर्ड होता है ना, फेड होने लगता है, जो कलर है वो बरकरार है, वो पूरा अभी भी जेड ब्लैक में है। दूसरा, यहाँ पर जो प्लास्टिक है, जो चीज़ें हम खटखट वगैरह देखें तो कुछ आवाज़ वगैरह है भाई, इंटैक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से जो पहली नज़र में, अभी हम उसको और भी एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ों को मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको, लेकिन इंटैक्ट है। मतलब ज़ोर लगा के चीज़ें जो है पूरा दबा दबू के देख लिया है। ये थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ है इसमें। ये देखो, ये मेरे ख्याल से स्लाइडिंग है, हाँ जी ठीक है। हल्की सी रेटलिंग साउंड मुझे दरवाज़ों में भी लगी, जब हम टर्न लेते हैं, शार्प टर्न लेते हैं तो वो भी आवाज़ आएगी, मैं सुनाऊंगा आपको। बट एक चीज़ जो खास प्रीमियम जो मानी जाती है हेक्टर के बारे में, अगर हम एक ब्रांड न्यू हेक्टर शोरूम से निकालें, जब आप भी गाड़ी लेके निकलें और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके जानकार इस गाड़ी में बैठें और वो इस गाड़ी की प्रीमियमनेस की बात ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका टॉप वेरिएंट 25 लाख का भी आता है, तो वो 25 लाख में आपको जो फील देता है ना, वो एक अच्छी खासी 45-50 लाख वाली गाड़ी का देता है। मेरी असम्पशन है, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि भाई ठीक ठाक गाड़ी वाली जो है फील आपको प्रॉपर देता है। जो प्रीमियमनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो मतलब टॉप नॉच है। वो आप देख लीजिए, आपको रोड प्रेजेंस बाहर से और अंदर से जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया वो बहुत ही जानदार, शानदार है।
बात कर रहे थे इसकी सीटिंग कंफर्ट की, तो 5 लोग आराम से, जो अच्छे साइज़ के 5 लोग हैं, ऐसा नहीं कि 4 बड़े और 1 बच्चा, 5 बड़े एडल्ट्स जो हैं वो एकदम जिसे कहते हैं ना सिंहासन पे बैठ करके जा सकते हैं। फ्रंट की जो कुशन है वो तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल पे कंफर्ट आपको मिलता है। रियर का भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसमें मिलता है। अब इसमें आपको एक वेरिएंट मिलता है जिसे हम बात करते हैं हेक्टर प्लस। हेक्टर प्लस में आपको 6 सीटर मिलता है, जिसमें कि जो पीछे की जो सेकंड रो है, सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं। उसका भी ओनरशिप रिव्यू हमने किया हुआ है, अगर मुझे वो शॉर्ट मिला तो मैं लगा दूंगा। उसमें कैप्टन सीट्स आती हैं और वो कैप्टन सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। बट उसमें सिर्फ दिक्कत यही है कि आपको सेंटर से जो है वो पीछे की तरफ जाना पड़ता है, तो और वो दिक्कत भी है और कहीं ना कहीं वो सही भी है। अगर आपकी बिल्ड ठीक ठाक है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि सेंटर में आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से कैप्टन सीट्स वाला जो वेरिएंट है हेक्टर प्लस, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें भी आपको 6 सीटर, प्रॉपर 6 सीटर मिलता है, पीछे 2 सीट, सेंटर में 2 और 2 आगे। अब इसके फ्रंट सीट्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एकदम जिसे कहते हैं ना कि नज़र जिस पे जाती है, जो आपको अपनी तरफ खींचती है, जो अट्रैक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ तो आप स्क्रीन देखिए, मतलब इतना बड़ा, जो मेरे ख्याल से कोई घर पे टैब भी ना ले। डिस्प्ले आप देखिए इसका कितना बड़ा डिस्प्ले है। अब इसमें भी कई लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा लैगी है, कई बार हैंग हो जाता है। इसका जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा हैंग होता था, थोड़ा सा लैग करता था, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद या फिर जो नई हेक्टर है अभी स्पेसिफिकली, अभी मैंने पीछे एक नई हेक्टर एक्सपीरियंस की ओनरशिप रिव्यू किया था, वहाँ पर आपको उतना लैगी वो फील नहीं होगा, ना ही सॉफ्टवेयर में आपको कोई इशू आएगा, ना ही वो किसी तरह से फ्रीज करेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो थोड़ी छोटे मोटे इशूज़ थे ना, ये कहीं ना कहीं ब्रांड ने रिजॉल्व कर लिए हैं और ये एक अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ। कॉन्स भी हैं इसमें। अब ये स्क्रीन बड़ी अच्छी ज़रूर लग रही है दिखने में, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं अभी भी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको कवर अप कर लेते हैं। फ्रंट सीट्स आपको दोनों वेंटिलेटेड मिलती हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक प्रीमियम फीचर है जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। और AC इसका इतना ज़बरदस्त ठंडा करता है कि आप गाड़ी में बैठे जितनी मर्जी, अब क्योंकि बड़ी गाड़ी है, पीछे हालांकि AC वेंट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी में आपको फील होगा कि भाई ये शायद थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी जो है वो ज़बरदस्त जो है वो ठंडी कर देगा। फ़ैन की स्पीड है वो 8 नंबर तक मिलती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो इंडिया की अभी सबसे बड़ी टनल जो ओपन हुई है, द्वारका से लेकर गुड़गांव जाने के लिए टनल स्टार्ट हुई है, अब उस टनल में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस टनल को जब बनाया गया है तो ऊपर से इसका जो मूवमेंट है ट्रैफिक की, उसको रोकी नहीं गई। ये बहुत खास बात है कि ऊपर ट्रैफिक चलता रहा और नीचे टनल का काम कंटिन्यूसली होता रहा। चलिए, स्पीकर क्वालिटी, जो साउंड सिस्टम जो इसमें आपको मिलता है, इन्फिनिटी बाय JBL का जो साउंड सिस्टम मिलता है, कमाल की साउंड है यार। मतलब इतना सराउंड साउंड आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें। मैं कहता हूँ कि अच्छी से अच्छी गाड़ी की जो स्पीकर्स है ना, उससे बेटर परफॉर्मेंस इसमें मिलती है। बहुत ही फाइन क्वालिटी की साउंड आती है, बेस बहुत प्रॉपर आता है। सेफ्टी में आपको इसमें ADAS लेवल 2 मिलता है। अब ADAS लेवल 2 में हमने इसमें अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से हर चीज़ कवर की हुई है, जिसमें हमने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात की, जिसमें हमने लेन असिस्ट वगैरह की बात की, जिसमें हमने ऑटो पायलट, जो इसका ऑटो पायलट मोड है, उसकी बात की। जहाँ पर आपका बहुत लॉन्ग रूट पे आप चल रहे हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ पर वो बहुत अच्छा फीचर है, सेफ्टी फीचर है। बट जहाँ पर आजकल हाईवे में भी आपको इतना अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है, वहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ना आपको कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा परेशान करेगा, तंग करेगा। तो एक स्टेटमेंट मैं देता हूँ यहाँ पे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कितने काम का है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जितना दिया गया वो काम बहुत बढ़िया करता है। यानी कि कंपनी ने जो उसका ओवरऑल यहाँ पर सिस्टम दिया है आपकी उसके सॉफ्टवेयर में, वो काम बहुत बढ़िया करता है। वो काम कितना आता है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। अब आप देख लीजिए, मैं कितनी देर से हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये टनल चलती जा रही है, ठीक है। अब ये टनल चलती जा रही है और ये चलती जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से हम एग्जिट की तरफ है और इतनी देर का वीडियो, 5-7 मिनट का वीडियो जो है हमारा टनल के अंदर ही बन गया है। ADAS लेवल 2 के साथ साथ आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि टाटा की जो कार्स हैं उसमें 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी बहुत शानदार है, बट मैं कहता हूँ कि जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है ना 360 डिग्री कैमरा की, वो प्रोजेक्शन इसकी बहुत शानदार है। क्लैरिटी टाटा की ज़्यादा बेटर है, बट प्रोजेक्शन इसकी ज़्यादा बेटर है। उस केस में अगर हम बात करें तो आपको गाड़ी का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया देता है, कितना स्पेस लेफ्ट में है, कितना राइट में है, क्या आप एक्चुअल में आपकी गाड़ी के जो ऊपर 360 डिग्री व्यू में क्या व्यू बन रहा है थ्रू आउट, वो अगर हम उसकी बात करें तो वो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। प्रीमियम फीचर्स में प्रॉज में एक और चीज़ जो है वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। अब पैनोरामिक सनरूफ अगेन एक ऐसा फीचर है, जब हम इंडियंस बात करते हैं ना तो एक प्रीमियम कार की, तो उसमें हमारे दिमाग में होता है कि पैनोरामिक सनरूफ अगर होगा ना, कार ज़्यादा प्रीमियम दिखेगी। तो एक अपनी माइंडसेट है, इंडिया में जो गाड़ियाँ हैं
वो पैनोरामिक सनरूफ के नाम पे ही बिक जाती है। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि ड्राइवर के लिए तो पैनोरामिक सनरूफ हो या नॉर्मल सनरूफ हो, उसका क्या ही मतलब है, हमने तो सामने ही देखना है। तो आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं घर में या बड़े भी हैं, वो पैनोरामिक सनरूफ का व्यू जो है वो बहुत शानदार उनको आएगा उस हिसाब से। या फिर आपने शॉफर ड्रिवन कार है, आपके जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, उस केस में आप जो है वहाँ पर प्रॉपर उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ का मजा ले पाएंगे। अभी इसके नेगेटिव्स जो है वो सुन के जाइएगा, क्योंकि सिर्फ हम पॉजिटिव्स के बारे में बात नहीं करेंगे, नेगेटिव्स पर भी आएंगे। और फिर हो सकता है कि उन नेगेटिव्स को सुनकर आप अपना माइंड जो है वो चेंज करें, या फिर सोचें कि नहीं अभी भी ये वर्थ है लेनी। इसकी रियर सीट्स में भी एक और फीचर आता है जो मैं बात करनी भूल गया, कि वो इंक्लाइंड हो जाता है। यानी कि अगर आप रियर सेकंड रो की जो सीट्स की बात करें, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो आप इंक्लाइन कर सकते हैं, बीच में हम्प आपको नहीं मिलेगा, सीट्स का अंडर थाई जो सपोर्ट है वो शानदार है। सीवीटी ऑप्शन आता है तो आपको कोई झंझट नहीं है गेयर वेयर शिफ्ट करने का। सीवीटी काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है, कोई अप शिफ्टिंग कोई डाउन शिफ्टिंग आपको फील नहीं होती है। ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आप बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला पाएंगे। मैन्यूवरिंग बहुत शानदार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी है तो आप निकालने में आपको झंझट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप जो है बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर ट्रैफिक में भी गाड़ी निकाल लेंगे। जो ड्राइवर सीट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलती हैं, वेंटिलेटेड मिलती हैं। जितना मर्जी आप इस गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस चला लेंगे, आपको फटीग फील नहीं होगा। एट द एंड जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो उतने ही फ्रेश उतरेंगे। एक तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, सीवीटी पे चला रहे हैं, दूसरा सीट कंफर्ट, जो बकेट स्टाइल इसका जो सीट का डिज़ाइन है वो आपको कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त देता है। तो दोनों चीज़ें मिला के एक लॉन्ग रूट के लिए भी ये गाड़ी जो है सही फिट बैठती है। अब एक बात करते हैं, कुछ लोग इसकी पावर के बारे में बात करते हैं, तो मैं कॉन्स में जाने से पहले उस पावर पे बात करना चाहूँगा। 1.5 लीटर का आपको जो है पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर जो है वो 140 PS की है और 250 Nm के आसपास का इसका टॉर्क है। तकरीबन 2000 किलो की गाड़ी अगर आप चला रहे हैं 1.5 लीटर इंजन के साथ, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई पावर में शायद गाड़ी जो है उतनी आराम से भागती नहीं है। आप एक्सीलेटर पेडल दबाते हैं तो आपको फील होता है कि पावर कम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी नोटिस करने वाली। पहली चीज़ तो ये है कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एक्सीलेटर पेडल पे पैर रखना है और उस गाड़ी को रॉकेट बनाना है। नहीं, आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोली थी ये बात, आपको एक रिफाइंड, एक बढ़िया इंजन चाहिए। आपको चाहिए कि जब आप गाड़ी को, तो आप एक्सीलेटर पेडल दबाएं तो लीनियरली जो है वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करे और एक कंफर्ट आपको प्रॉपर दे, सस्पेंशंस अच्छे हों। तो यहाँ पर पावर की कमी की मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं लगती। आप एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे, 2200 RPM क्रॉस करती है, टर्बो हिट करता है, एकदम गोली बन जाती है, तूफान बन जाती है वो डेफिनेटली। अब वो फ्यूल पे भी आएंगे, मुझे पता है सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई फ्यूल की बात तो करो। फ्यूल पे आएंगे, जब कॉन्स की बात करेंगे तब फ्यूल पे आएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन पावर की बात हो रही है तो पावर सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 140 PS की पावर सफिशिएंट है इस गाड़ी को अच्छे से खींचने के लिए। उस गाड़ी में जो है 2000 सीसी का इंजन है, वहाँ पर ज़्यादा पावर है। भाई ठीक है, 2000 सीसी का इंजन है तो डेफिनेटली उसमें पावर भी ज़्यादा ही होगी। बट मैं अगर इस गाड़ी को बोलूँ कि इस गाड़ी के हिसाब से कैसा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सफिशिएंट पावर ये जनरेट करके देता है और गाड़ी पूरा रिस्पॉन्ड करती है, बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और सबसे अच्छी बात है जो इसका रिफाइंड जो इंजन है ना, जो क्वालिटी है, जो एक साउंड, स्वीट साउंड आती है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे। अभी जो आप शॉट देख रहे हैं, हमने इसमें कुछ इस तरह से भी टेस्टिंग की। एक तो इसको 100 की स्पीड पर ले जा करके हमने ऑल ऑफ ए सडन ब्रेकिंग अप्लाई की, सो दैट के देखें कि इसमें जो चारों डिस्क ब्रेक्स आती हैं वो किस तरीके का ब्रेक बाइट देती हैं, क्या वो सफिशिएंट है। देखिए, गाड़ी भागने में 150 पहुंच जाए, लेकिन जब ब्रेक बाइट ही ढंग की नहीं होगी तो फिर आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गाड़ी के ऊपर कि भाई ये ब्रेक अप्लाई कर पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर ब्रेक बाइट ज़बरदस्त है तो फिर आप किसी भी स्पीड पर जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। एक और लास्ट जो प्रॉस में इसमें बचा है, उसके बाद हम नेगेटिव पे जाएंगे, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हालांकि इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो थर्ड है, जब आप गाड़ी को खोलते हैं बंद करते हैं तो आपको एक जो फील आता है, या फिर हम बात करें कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, अगर कोई अनटूवर्ड एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज़ ऐसी हुई है, तो लोगों ने यही रिपोर्ट किया है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एक ख़राब से ख़राब एक्सीडेंट में भी जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, जो लोग अंदर बैठे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। कि आप गाड़ी देखेंगे, फील करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, आपको फील आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो अच्छी रखी गई है। आपको लोअर वेरिएंट्स में इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं, जो मुझे सब लगता है कि इसको स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। MG से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको सारे वेरिएंट्स पे, क्योंकि इसका जो बिल्कुल बेस वेरिएंट भी 17-18 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि 6 एयरबैग्स देने बहुत ज़रूरी है। और वो कोई भी गाड़ी हो, मैं बात सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि 17-18 लाख की, वो 8 लाख की गाड़ी भी हो,
आपको 6 एयरबैग्स देने ज़रूरी हैं, क्योंकि सेफ्टी इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। मुझे फीचर एक कम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सेफ्टी मेरी गाड़ी में पूरी चाहिए। हालांकि टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस वेरिएंट, जो बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग मिलते हैं, वो भी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग हो जाने चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस वैसे ही बहुत शानदार है। आप कहीं भी किसी भी खराब रोड से निकलेंगे, कहीं छोटे मोटे ऑफ रोडिंग करेंगे या गड्ढे वड्ढों से निकलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सस्पेंशन बढ़िया और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो जो है बहुत काम की है। एक एक पैसा आपका वर्थ कराएंगे। अगर आप हेक्टर लेने की सोच रहे हो तो पता करके जाना कि हेक्टर लेने लायक है कि नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्स पे। हमने बात की कि बहुत बड़ी स्क्रीन है, बात ये करने के फिजिकल बटन्स की भी एक कमी आपको थोड़ी सी फील होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसी है, तो आपको हमेशा यहाँ से जो है इसको मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि टच करके ही आपको एसी कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। देयर इज़ नो फिजिकल बटन जहाँ से आप इसको जो है ड्राइव करते हुए सिर्फ आपने बटन प्रेस किया। जब आप फर्स्ट टाइम सुबह कार को ऑन करते हैं, 5 से 10 सेकंड लगते हैं इस फुली लोडेड जिसे कहते हैं पोजीशन में आने में। उतनी देर आपको वेट करना होगा, उसके बाद फिर आपका जो है एसी ऑन होगा। हालांकि जो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह है उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, तो आप यहाँ देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ से आप ऑन ऑफ आराम से कर पाएंगे। बट जो मेन एसी है वो आपको यहीं से करना पड़ेगा, उसकी कोई ऑप्शन अलग से नहीं है। हालांकि ये फिजिकल बटन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला या ये वाला, ये वॉल्यूम्स के लिए है, या फिर आपको वापस होम स्क्रीन पे जाना है तो वो उसके लिए ये जो है एक तरह से ये भी फिजिकल बटन नहीं है टच बटन ही है। सारी स्टोरी ये है कि इसमें आपको फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, तो ये एक सबसे पहला कॉन। वैसे बहुत शांत इंजन है, लेकिन जब आप एक्सीलरेटर पैडल पे प्रेस करते हैं, आप एकदम सडन एक्सीलरेशन आपको चाहिए, वहाँ पर ये इंजन बहुत नॉइजी हो जाता है। तो ओवरऑल इंसुलेशन है वो बहुत सही है, जिसकी वजह से उतनी साउंड अंदर नहीं आती। बट अगर थोड़ा सा भी मैं शीशा खोल दूंगा ना, या आप बाहर खड़े हैं, तो आपको वहाँ पर इंजन की जो रोरिंग साउंड आएगी वो फील होगी कि यार बहुत नॉइजी हो रहा है। आप 80 प्लस जाएंगे, 100 की स्पीड पे 120 जाएंगे ना, वहाँ पे भी टायर साउंड, जो टायर नॉइस है वो आपको हल्की सी फील होगी कैबिन के अंदर। हालांकि अगेन इंसुलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी बहुत फील होगी। अगर इंसुलेशन अच्छी ना होती या शीशे नीचे कर दे तो साउंड ज़्यादा आएगी। टायर नॉइस की मैं बात, ठीक है, इंजन नॉइस और ये टायर नॉइस मैंने कंबाइंडली आपको एक बता दिया कि नॉइस थोड़ी सी आपको कैबिन के अंदर फील होती है जब आप एक्सेलरेशन ज़्यादा करते हैं या एक 80-100 की स्पीड से ऊपर जाते हैं। अब जब आप इसका स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट मोड़ते हैं ना हल्का सा भी, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसका जो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ये देखिए, आपको इंडिकेटर दिख रहा है, लेफ्ट में जाएंगे तो वो वाला इंडिकेटर उसका जो है वो ऑन हो गया। कई बार क्या होता है, पीछे से जो आ रहा है ना वो सोचेगा यार क्या कर रहा है, ये मुड़ तो रहा नहीं है, इंडिकेटर कभी लेफ्ट का दे रहा है कभी राइट का दे रहा है, तो क्या मतलब अनट्रेन्ड है क्या ड्राइवर, इसको पता नहीं है चलाना कैसे बिना वजह। उसको ये नहीं पता फीचर है ये कार में जो मैं इंडिकेटर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर खुद से जो है लेफ्ट राइट चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे की सोच क्या रही होगी। तो इसके पीछे की सोच ये है कि जब आप टर्न लेते हैं तो कई बार लोगों को, स्पेशली इंडिया में, इंडिकेटर देने की आदत ही नहीं है, तो इंडिकेटर दिए बिना मुड़ जाते हैं, तो पीछे वाले की दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर जब आप इसको टर्न लेंगे तो इंडिकेटर ऑन हो गया तो पीछे वाले को भैया पता तो लग जाएगा कि आप टर्न ले रहे हैं। वहाँ पे मुझे लगता है इसकी सोच रही होगी कि उस तरह का फीचर देने की। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है कई बार थोड़ी अनोइंग हो जाती हैं, बिकॉज मैं टर्न नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैंने हल्का सा स्टीयरिंग घुमाया, तो ये देखिए हल्का सा स्टीयरिंग घुमाया और वो इंडिकेटर ऑन हो गया। कि मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। एक बहुत बड़ा IRVM है, IRVM के नीचे जो है ये ADAS का आपका एक छोटा सा ब्लैक कलर का वो है, प्लस स्क्रीन जो है वो हल्की सी स्क्रीन ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो जो बीच का साइज है ना, ये बीच का साइज थोड़ा सा कंजस्टेड, यहाँ पूरा व्यू है, उस तरफ पूरा व्यू है, लेकिन बीच में हल्का सा इस एरिया में थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है। ये मेरी अपनी थॉट हो सकती है, जो मुझे अब इतनी बार गाड़ी चलाने के बाद फील हुआ। बहुत ज्यादा दिनों तक ये आपको ऑड भी नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत जल्दी आप इसके यूज्ड टू भी हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं या नई गाड़ी है या आपको किसी और की गाड़ी आप चला रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फील हो सकता है, जो मुझे लगा। जैसे ही आप किसी गाड़ी के क्लोज जाते हैं, अब इतने जैम पैक ट्रैफिक में तो गाड़ियां क्लोज आएंगी आपके। इसके जो सेंसर्स हैं वो रेगुलर बीप करते रहते हैं, कंटिन्यूसली बीप जो है इसकी साउंड आती रहती है। इतनी अनोइंग हो जाती है, कई बार आप ऑफ करते हैं फिर आ जाती है, आप ऑफ करते हैं फिर आ जाती है, बिकॉज वो सेंस कर रहा है कि गाड़ी पास आ रही है। अब भैया इतने ट्रैफिक में तो, अब ये इंडिया है, यहाँ पे तो लोग वैसे ही चिपका के बोनट, अब आप जिसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं, तो बम्पर और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक क्या है, यही तो है, जिसमें गाड़ी जो है बिल्कुल आपके आगे वाले बम्पर्स के साथ सट के चल रही है। अब उतने में तो ये बीप जो है वो भाई साहब लगातार बजते ही रहेंगे। वो एक थोड़ा सा मुझे कॉन्स में लगा। हालांकि थोड़ी सी सेंसिटिविटी कंट्रोल उसका होना चाहिए था कि आप ट्रैफिक में है तो अवॉइड करे कि वो इतना साउंड सेंसिटिव ना हो, और जब आप पार्क कर रहे हैं गाड़ी को तो कुछ आपके हाथ में कंट्रोल उसका होना चाहिए था, जो मुझे फील हुआ। ठीक है, ये एक छोटा सा नेगेटिव है। प्रीमियम कार है, प्रीमियम फीचर्स हैं, सब कुछ प्रीमियम है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लग रही है वो ये है कि पैडल शिफ्टर्स जो है वो आपको इसमें मिसिंग लगेंगे। अब CVT के साथ मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ
कि मुझे ऑटोमेटिक ही गाड़ी चलानी है, मेरे को मैनुअल चलानी नहीं है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ओनरशिप रिव्यूज़ के लिए लोग आते रहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट लोगों के माइंडसेट जो थॉट्स हैं वो मैं एनालाइज करता हूँ। तो वहाँ से मुझे समझ में आता है कि भैया चीज़ जो है वो थोड़ी सी है कि लोग मांगते हैं कि यार एक एंथुजियास्ट होते हैं जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक से हटकर, हालांकि ऑटोमेटिक से हटकर यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन है। आप चाहे तो इसमें यहाँ पर जब डी मोड में डाल के यहाँ पर राइट मोड करेंगे तो ये मैनुअल पे आ गई। अब मैनुअल में जब चलेगी तो आप इसको आगे पीछे करते रहेंगे तो ये गियर शिफ्ट चेंज करेगा। मुझे नहीं करना है भैया, मेरे को ऑटोमेटिक ही चलानी है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी लिए इतने ट्रैफिक में मैनुअल पे क्यों चलाऊंगा। बट बहुत से लोग हैं जो पैडल शिफ्टर्स मांगते हैं, यहाँ पर आपको उनको जॉयस्टिक गेम पैड बना के गाड़ी को खेलना है, ठीक है। तो वो लोगों का थॉट प्रोसेस है। एक लगा मुझे कि ये कई लोग इसकी डिमांड कर सकते हैं, तो इसको मैंने कॉन्स में काउंट किया है। अब एक और चीज़, इसमें आपको जो है डी मोड के साथ साथ एस मोड भी मिलता है। अभी आगे ट्रैफिक है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर भी आपको डाल के दिखाया। तो ये एस मोड में आ गया, तो यहाँ पर ये भी एस मोड में चल रहा है। एस मोड मतलब स्पोर्ट्स मोड। पर ट्रस्ट मी कि नॉर्मल ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड में कोई बहुत ज़्यादा ना पंची आपको फील नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि भैया कुछ पहले गाड़ी ड्राइव मोड पे नॉर्मल चल रही थी, अभी स्पोर्ट्स मोड में डालते ही हवा बन गई। जो हम जनरली ईवीज़ वगैरह में बात करते हैं, और कार जैसे टाटा की हम बात करें, तो वहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स मोड डालते हैं तो आपको स्पेसिफिकली फील होता है कि ये स्पोर्ट्स मोड, आपने कोई ऐसा मोड डाल दिया जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। यहाँ पे वैसा फील नहीं आएगा। तो मोर और लेस मेरे कहने का मतलब है कि ड्राइव मोड और जो स्पोर्ट्स मोड है ठीक ठाक ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्मेंस देता है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। अब क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, बिल्ड क्वालिटी अभी भी बहुत शानदार है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर हल्की हल्की रैटलिंग साउंड्स आपको ना कहीं से सुनाई पड़ेंगी। स्पेसिफिकली मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो मैंने इस गाड़ी को जितना चलाया है, जब हम शार्प टर्न लेते हैं, मैं राइट में मुड़ूंगा, लेफ्ट में मुड़ूंगा, तो मुझे थोड़ी बहुत रैटलिंग साउंड्स यहाँ पर आएंगी। दरवाजे से आ रही है, यहाँ के प्लास्टिक से आ रही है, डैशबोर्ड से आ रही है। आई डोंट नो, हो सकता है कि इसी गाड़ी में वो हो, बाकी गाड़ियों में इतना हो, क्योंकि जब आप पर्सनली आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो हम उतनी बेदर्दी से नहीं चलाते हैं, तो थोड़ा सा संभाल के भी रखते हैं। वहाँ पर इतनी साउंड ना आती हो 55,000 किलोमीटर या 2-4-5 साल के बाद, लेकिन इस गाड़ी में मुझे थोड़ी सी रैटलिंग साउंड्स लगी। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है। मतलब अब वहाँ पर बात हम लेकर के आ गए हैं कि हम उस एक एक चीज़ जो है वो बहुत बारीकी से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, नो डाउट। आपको बहुत हल्का स्टीयरिंग मिलता है जब आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो ये स्टीयरिंग ही है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है और फील नहीं होने देता कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। बट की जो एक्यूरेसी की बात करें ना, जो रिस्पांस जो एकदम आपको मिलता है कि आप जरा सा भी लेफ्ट में घुमाएंगे, राइट में घुमाएंगे, गाड़ी आपकी लेफ्ट राइट होगी, वहां आपको 19-20 डेफिनेटली यहाँ फील होगा अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे। हमारा काम है, हम उस चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। मे भी हो सकता है एक नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ इतनी मायने ना रखे। अब हम बात कर रहे हैं उतनी डिटेल में जाके, तो हल्का सा स्टीयरिंग का जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक्यूरेसी में हल्की सी कमी है। अब आ जाते हैं भैया मेन चीज़ पर। यहाँ पे सारे कॉन्स खत्म हो गए, तो आप कहोगे कि यार मेन चीज़ पे तो बात ही नहीं करी। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो है इसकी माइलेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है लोग के बारे में बात करते हैं कि हेक्टर लेनी है। यार गाड़ी बहुत शानदार है, बहुत बड़ी। मेरे खुद से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं लोग मुझसे कई बार सजेशन लेते हैं कि भैया मेरा ये बजट है, मुझे गाड़ी लेनी, तो मैं उनको बोलता हूँ यार हेक्टर अच्छी गाड़ी रहेगी यार, एवरेज नहीं है, माइलेज नहीं है बिल्कुल। गाड़ी की जो है वो परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन चलो वो भी हम काम चला लेंगे, माइलेज बिल्कुल नहीं। अब माइलेज की हम बात करें ना, तो भाई सीधी सी बात है, इतने ट्रैफिक में जहाँ सिटी में आप चला रहे हैं, मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, मैंने 20-25 किलोमीटर चलानी है, 25-30 किलोमीटर जाते हुए चलानी है सुबह, भाई माइलेज तो सिंगल फिगर में रहेगा सिटी में, नो डाउट। आप इसमें डबल फिगर नहीं निकाल पाओगे, उल्टे हो जाओ। माइलेज तो कम है, कम से कितना कम है भाई, उतना कम है कि अगर मैं वो बता दूं तो शायद आप अपना माइंड ही चेंज कर लेंगे कि भैया मुझे तो ये गाड़ी लेनी नहीं है। 5 भी देखा है मैंने, मेरे चैनल पे एक आकाश करके आए थे, उन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ी लिया। उन्होंने हमारा कम्युनिटी ग्रुप है मोटर बाइट का, उसमें उन्होंने बताया कि भाई सिटी में ये कम से कम में कितनी कम गई है, ये 5 की भी एवरेज देती है। अगर आप इसको सिटी इतने ट्रैफिक में चला रहे हैं, जो मैं इस टाइम आप ट्रैफिक देख रहे हैं, अगर उतने ट्रैफिक में आप चला रहे हैं तो 5 की एवरेज भी आपको ये देती है। मैक्सिमम कितनी दे सकती है? मैक्सिमम आप इसको हाईवे पे चला रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट पेडल चला रहे हैं, बिटवीन 80 to 100 आपने इसको रखा हुआ है, उस केस में आपको ये हो सकता है कि डबल फिगर में दे दे। पेट्रोल में, मैं भी डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल में वो भी डबल फिगर, उतना नहीं कि आपको 15, 16, 18, भैया सोचना भी मत, आपको 11, 12, हद 13, वो भी जब आप हाईवे पे लॉन्ग 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पे लगातार चल रहे हैं, क्रूज़ आपने लगा रखा है 80-100 पे, जहाँ पर आपने ब्रेकिंग बिल्कुल अप्लाई नहीं करी, उसमें आपको ये 11, 12, 13 की एवरेज आराम से निकाल देगी, उसमें डबल फिगर ये पहुँच जाएगी। नहीं तो भैया सिटी में आपको डबल फिगर नहीं मिलेगी। अगर आपकी
चॉइस ये है कि इतने प्रीमियम के साथ साथ मुझे एक ठीक ठाक एवरेज वाली गाड़ी भी मिल जाए, तो फिर हेक्टर के लिए वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा अभी लाइट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, लाइट थोड़ी कम हो गई है, बट मेरी बात आपको पूरी सुन रही होगी, समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ है इस टाइम पे। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो 20-22 लाख 23 लाख की गाड़ी लेगा वो उतना माइलेज की तरफ नहीं सोचता। बट अगेन पॉइंट ये भी है कि आज की डेट में जहाँ मिडिल क्लास में भी लोग इस तरह की गाड़ियों को अफोर्ड करने लगे हैं, लेने लगे हैं, तो उनके लिए माइलेज आज भी मैटर करती है। इस सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक चीज़ ये कि आपको माइलेज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं और वो भरपूर मिल रही हैं, बढ़िया मिल रही हैं, ज़बरदस्त मिल रही हैं। हेक्टर आपके लिए माइलेज की तरफ देखोगे तो फिर उसके बाद कंप्लेंट मत करना, फिर उसमें आपको जितनी एवरेज ये दे रही है उतनी एवरेज से ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आपकी फैमिली आप बिठा रहे हैं, बच्चे बिठा रहे हैं, सब खुश रहेंगे, सब एकदम आपको प्रेज़ करेंगे कि भैया क्या ही गाड़ी ले ली, क्या बढ़िया ज़बरदस्त, क्या रिश्तेदार बैठ रहे हैं। लेकिन माइलेज में आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करेगी, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपके पजामे में छेद होंगे, आपके कपड़ों की सिलाई फटेगी, पेट्रोल आपको भरवाना पड़ेगा। मेरे जितने भी पॉइंट्स मैं लिख करके लाया था, जो मैंने एक हफ्ते का अपना निचोड़ निकाला हुआ था इस गाड़ी का, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो में हमने किसी चीज़ में बात नहीं की कि भैया ये आता है वो आता है, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात की। कोशिश की कि प्रॉज में भी हम बात करें तो क्या क्या प्रॉज है, भैया ये गाड़ी 20-22 लाख रुपए जब आप खर्च कर रहे हैं तो वर्थ है कि नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप कॉन्स में हम बात करें तो मेरे पूरी लिस्ट ऑफ कॉन्स जो थी को मैंने बता दी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो आप कहोगे यार ये कॉन्स जरूर है, लेकिन मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कौन सा है जिसमें मुझे फ़र्क पड़ता है। तो आप पूरी वीडियो को एनालाइज करके अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हैं, फर्म डिसीजन, कि MG हेक्टर आपके लिए कितनी यूज़फुल है। एक जो बजट है 20 से 25 लाख के बीच में एक प्रॉपर SUV लेने का, तो वो आप गाड़ी इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं। बाकी नियरेस्ट शोरूम पे जाइए, ड्राइव ज़रूर कीजिए, चाहे पेट्रोल ले रहे हैं चाहे डीजल ले रहे हैं, वेरिएंट कोई भी ले रहे हैं, आप एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, फिर मेरी वीडियो और उस टेस्ट ड्राइव को एनालाइज कीजिए और अपना फर्म डिसीजन बताइए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा अंधेरा हो चुका है, क्लैरिटी कैसी आ रही है वो आई डोंट नो, जो बात थी वो मैंने अपनी पूरी आपके सामने रख दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक ज़रूर करके जाना भाई, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये वीडियो जितना आपने जितने मिनट का भी देखा है वो सिर्फ उतने मिनट का मेहनत नहीं है, उसके पीछे पूरे एक हफ्ते की मेहनत है जो हमने इस गाड़ी को चलाया है, सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए कि हमें उस वीडियो में बोलना क्या है आपके लिए। तो एक जो निष्कर्ष जो हम निकाल के लाए हैं, जो इसका पूरा निचोड़ निकाल के आपके लिए लाए हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।